नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है मंगल ग्रह और उसकी रेमेडीज़। तो उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को वीनस एस्ट्रो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, संबंधियों में शेयर कीजिए जिससे उन तक भी ये टॉपिक जा सके। मैं जानती हूँ एस्ट्रोलॉजी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हर किसी को इंटरेस्ट हो, परंतु ये एक ऐसा सब्जेक्ट ज़रूर है जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत चेंज कर सकते हैं खुद से, बिना किसी से पूछे, बिना किसी को कहे। क्योंकि आज की दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई भी पूरी तरीके से खुश है, प्रसन्न है या उसको सब कुछ मिल रहा है। और आज हम इतना इजीली जान सकते हैं कि हमारे साथ आखिर अगर परेशानियां आ रही हैं तो वो क्यों आ रही हैं, अपनी पत्री के माध्यम से जान सकते हैं हम। और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जब आप एक बार इसे समझना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ इन 9 ग्रहों ने किस तरीके से संजोई हुई है, या पूरी इन 9 ग्रहों पे आपकी लाइफ डिपेंड करती है। तो चलिए इसी के साथ आज हम मंगल ग्रह के टॉपिक की चर्चा करते हैं। मंगल एक आकाशीय पिंड में लाल रंग का गोला है जो एक पूरा अग्नि तत्व कहा जाता है कि आग ही आग का गोला है, ये आग का गोला आप इसे कह सकते हैं। तो जब इतनी अग्नि है तो नेचुरल है कि ऐसे लोगों का स्वभाव भी अग्नि जैसा होगा, यानी बहुत गर्म, जोशीला, ये सारे इनमें क्वालिटीज़ होंगी। अब मंगल तत्व, मंगल ग्रह आता किन किन राशियों में, तो 2 राशि जो है, जो मेष राशि और जो वृश्चिक राशि है, दोनों ही मंगल तत्व गवर्न करते हैं। तो ये लेकिन 2 राशि कहने को मंगल देव की हैं, दोनों को गुस्सा आना चाहिए, दोनों में सेम गुण होने चाहिए, लेकिन नहीं, दोनों में एकदम विपरीत गुण होते हैं काफ़ी हद तक। मतलब कुछ समानताएं होती हैं बट ज़्यादातर असमानताएं भी होती हैं। क्यों, उसका रीज़न मैं आज बताऊंगी। काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि फर्स्ट हाउस में आती है। फर्स्ट हाउस व्यक्ति का व्यक्तित्व बताता है, जिसमें हम पर्सनैलिटी ओवरऑल एक इंसान की देखते हैं। तो जो फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं जो चीज़ें होती हैं ना, व्यक्तित्व देखा जाता है। तो ऐसे लोग, अगर मेष राशि के जो लोग होते हैं वो स्वभाव से काफ़ी गुस्सैले भी कह सकते हैं, जो शीला स्वभाव होता है, पराक्रमी बहुत होते हैं, मेहनती काफ़ी होते हैं और बहुत कम मेहनत करके ही ये ज़्यादा पा सकते हैं। क्योंकि मेष राशि वाले शख्स की अगर हम कद काठी देखें तो वो भी काफ़ी, मतलब आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ ये मेष राशि का शख्स है, एक अच्छी बॉडी लिए वो होते हैं। अब आप देखें कि वृश्चिक राशि कैसी है। वृश्चिक राशि 8th हाउस में आती है और 8th हाउस जो है वो हमारा रहस्यमय भाव है, जहाँ पर हमें ये नहीं पता कि क्या है, एक काला अंधेरा कमरा जहाँ पे घुसते चले जाओ और आपको नहीं पता कि क्या है। तो एक अंधकार में जगह है और लेकिन है उसमें बहुत कुछ रहस्यमयी चीज़ें हैं। तो वही वृश्चिक राशियों की राशि भी वाले शख्स के भी अंदर आ जाती है, यानी इनका जो स्वभाव होता है वो बहुत रहस्यमयी होता है। ये अंदर ही अंदर, इनके अंदर एक ज्ञान की सीमा होती है जो इन्हें खुद नहीं पता होता कि मेरे अंदर कौन कौन सा ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। अगर ये थोड़ी सी साधना करें, थोड़ा सा योग करें, अभ्यास करें, ध्यान में जाएं, तो ये बहुत सारे ऐसे ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं जो इन्हें खुद नहीं पता कि मेरे अंदर वो था या कहाँ से आया। मेष राशि जो होती है वो पुरुष प्रधान राशि है, जबकि वृश्चिक राशि स्त्री प्रधान राशि है। तो दोनों में पुरुष और स्त्री का ही अंतर आ जाता है। इसीलिए जो ये वृश्चिक राशि होती है, ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, जबकि मेष राशि वाले प्रैक्टिकल होते हैं। ये जितना भी अप्रोच करेंगे प्रैक्टिकली करेंगे। बट जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं ये काफ़ी सेंटी होते हैं, भावुक होते हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर नीच का हो जाता है। तो ये अपने भावनाओं को आसानी से व्यक्त भी नहीं कर पाते कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। इन्हें अभिव्यक्ति करना सीखना होगा अपनी लाइफ में। दूसरा, एक राशि अग्नि तत्व है मेष राशि, और दूसरी वृश्चिक राशि जो है जल तत्व है। इसी से आप समझ सकते हैं कि दोनों के तत्वों में कितनी भिन्नता है। जब तत्वों में जो तत्व है ना इंसान के शरीर में, सबसे ज़्यादा वही इफेक्ट डालते हैं। तो आप देखेंगे कि दोनों में इतनी असमानताएं होते हुए भी दोनों को मंगल ग्रह ही गवर्न कर रहे हैं, और दोनों में ये चीज़ें आप डेफिनेटली पाएंगे। जो वृश्चिक राशि वाले शख्स होते हैं बड़े न्यायप्रिय होते हैं, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देते, और होते हुए देखते हैं तो ये कदम भी उठाते हैं या उनके लिए सहायक बनने की कोशिश भी करते हैं। वहीं मेष राशि वाले शख्स जो एक बार ठान लें तो वो करके ही दम मानते हैं, पीछे नहीं हटते, और अगर किसी के कोई इनका अपमान कर दे फिर उसको तो कतई नहीं छोड़ते हैं। तो ये इनके अंदर एक ये वाला भी स्वभाव देखा जाता है। तो काफ़ी अच्छे स्वभाव लिए दोनों राशि होती हैं, कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स के साथ, क्योंकि वो तो हर किसी में होते हैं।
इसी के साथ आज हम ये जानेंगे कि हमने ये तो जान लिया कि हमारी मंगल ग्रह की कौन कौन सी दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। तो अब हम ये जानेंगे कि आखिर हम बिना कुंडली दिखाए कैसे जाने कि हमारा जो मंगल ग्रह है या मंगल कुंडली में हमारा थोड़ा हमें अच्छे फल नहीं दे रहा है, कैसे जाने कि वो हमारे को खराब फल दे रहा है। बहुत आसान है। आप देखिए कि अगर आपको रक्त से रिलेटेड समस्याएं हैं, यानी आपका खून की कमी है या ब्लड मतलब आपका हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, तो आप देखेंगे आपका मंगल कहीं ना कहीं कुंडली में कमज़ोर हो रहा है या फिर है। बाकी अगर आपके साथ एक्सीडेंटल घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मंगल दुर्घटना भी कराता है। मंगल का संबंध आप देखेंगे छठे आठवें या 12वें घर से बन रहा है, तो ऐसे लोगों की दुर्घटनाएं काफ़ी होती है, एक्सीडेंट्स होने की संभावना रहती है जिसमें ब्लड निकले। ऐसी चोटें इनको चोट ज़्यादा लगती हैं जिसमें ब्लड निकलता है, क्योंकि मंगल खून का ही मंगल का रिलेशन जो है वो खून से ही माना जाता है। तीसरा, आप ऐसे पता कर सकते हैं कि यदि आपके साथ आग की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि आग का संबंध भी अग्नि तत्व होने की वजह से मंगल से ही है। तो आप देखेंगे कि आपके साथ इस तरीके की घटनाएं अगर हो रही हैं आग से संबंधित, तो भी आपका मंगल थोड़ा सा आपको खराब फल दे रहा है। मेष राशि वालों को जल से बहुत डर लगता है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों को तो वृश्चिक राशि वालों को भी लगेगा, पर कंपैरेटिवली धीरे धीरे उनका डर कम होने लगेगा, लेकिन वो भी जल से डरते हैं। तो जल के नज़दीक बहुत ज़्यादा चीज़ों में जाने में, क्योंकि अग्नि और जल का कोई मेल नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जल और अग्नि का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा गड़बड़ी रहता है। या तो अग्नि से रिलेटेड इनके साथ चोट चपेट घटनाएं होती हैं, या फिर जल से ये थोड़े जल संबंधी घटनाएं जीवन में ऐसी होती रहती हैं जो इन्हें याद रहती हैं। तो इसके साथ आपने देखा बिना कुंडली दिखाए तो हम ये चीज़ें सर्च कर सकते हैं कि हमारा मंगल कमज़ोर है, या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बिना बात गुस्सा आता है और आप नहीं करना चाहते हैं और आपको कंट्रोल भी नहीं हो रहा, तो भी आपका मंगल कमज़ोर ही है। या फिर आपके लड़ाई झगड़े बिना चाहे बहुत होते हैं, फैमिली में भी होते हैं, इधर उधर आस पड़ोस में भी होते हैं, तब भी कहीं ना कहीं मंगल की ही कमज़ोरी का लक्षण होता है। तो अब तो ये तो हमने बिना कुंडली के जान लिया कि मंगल आपका कमज़ोर है। अब कुंडली से हम क्या क्या देखते हैं, कैसे पता करते हैं कि हमारा मंगल कमज़ोर है। जब आती है हमारे पास कुंडली, तो सबसे पहले हम लग्नेश की स्थिति देखते हैं। लग्नेश का मंगल मित्र है कि शत्रु है, ये देखते हैं। तो मंगल के जो शत्रु ग्रह, अगर आपका लग्नेश शत्रु है मंगल का, तो डेफिनेटली मंगल आपका मारक भाव में आ जाता है, यानी वो आपके लिए मार्केश ही है, और वो आपको अपनी दशांतर दशा में जरूर खराब फल देगा, बाध्य करेगा कि कुछ ना कुछ तो आपके साथ घटित होगा, चाहे वो कुछ भी हो। अब उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर मंगल आपका सूर्य के नज़दीक है या सूर्य के निकट बैठा है, तो वो अस्त हो जाता है। सूर्य के साथ मंगल ही क्या, कोई भी ग्रह उसके समीप आता है तो वो अस्त हो जाता है। अब अस्त होने का मतलब क्या है? अस्त होने का मतलब ये है, इसका एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि एक बहुत चमकदार कमरा जहाँ पे आपने लाइट्स बहुत ज़्यादा जला रखी हैं और बहुत प्रकाश है उस कमरे में, और वहाँ आप एक छोटी सी कैंडल जला दीजिए, तो क्या उस कैंडल का प्रकाश इतना होगा कि वो उस रोशनी को कम कर सके? नहीं। तो सेम ग्रहों की अवस्था होती है, अस्त ग्रहों की, कि वो होते तो हैं परंतु उनका असर नहीं होता। असर किसका हो रहा है? सूर्यदेव का हो रहा है, क्योंकि उनकी चमक के आगे, उनके प्रकाश के आगे कोई भी ग्रह अंधेरा, जैसे होता है ना, आप किसी बहुत चमकती हुई चीज़ में तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, चमकती चीज़ की तरफ जाते हैं, सेम ही ग्रहों का भी होता है। तो जब वो अस्त हो गया तो उसको पावर चाहिए, और पावर देने के लिए ही रत्न धारण किए जाते हैं, रुद्राक्ष धारण किया जाता है, या मंत्र किए जाते हैं, पूजा की जाती है, उससे ग्रहों को बल मिलता है। तो जब वो बल देने के लिए हम ये सब चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली हमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एक हम डिग्री देखते हैं, ग्रहों की डिग्री 30 डिग्री तक एक ग्रह की डिग्री होती है, यानी एक घर में एक ग्रह की डिग्री 30 डिग्री तक चलता है। तो अगर डिग्री ग्रह की कम है तो भी उसके पास वो शक्ति नहीं है कि वो आपको अच्छे फल दे सके। एक होता है, हम कैसे पता करते हैं, छठा आठवां बारहवां, ये 3 ग्रह हमारी कुंडली के मारक ग्रह होते हैं। यहाँ पे कोई भी ग्रह आ जाता है तो वो काफ़ी हद तक बुरे ही फल देता है, इसलिए छठा आठवां बारहवां भाव मारक भाव कहलाया है। क्यों? क्योंकि छठे भाव से तो रोग रिपु शत्रु देखते हैं, 8वें भाव से एक्सीडेंट्स देखते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट देखते हैं, और आपका 12वां भाव तो एक्सपेंडिचर्स का ही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कराता है। तो लेकिन मंगल जो है 6 हाउस में बहुत अच्छे फल देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शत्रुहंता योग बनता है। मंगल बैठेगा तो मंगल के आगे तो किसी की टिकेगी नहीं, लेकिन शत्रु बनते कब है?
शत्रु बनेंगे तभी तो शत्रुअंता योग बनेगा ना। तो ऐसे लोगों के शत्रु एक से अधिक बनते हैं और हर समय बनते ही रहते हैं। तो शत्रु बनना भी कोई अच्छी बात नहीं है ना। तो शत्रु बन रहे हैं, शत्रुअंता योग भी बन रहा है, एक शत्रु जाएगा दूसरा आएगा। और ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता, बैक बाइटर्स ज़्यादा होते हैं, जो सामने आकर लड़ाई नहीं करते हैं, पीठ पीछे वाले ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है सामने आकर आपसे कुछ भी बात करने की। तो ज़्यादातर वो आपके पीठ पीछे ही आपसे शत्रुता निभाते हैं या किसी के थ्रू आपकी तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे। परंतु घबराना नहीं है, आप अपने कर्म करते जाइए, सेवा भाव ज़्यादा रखिए, क्योंकि जब आप 6 हाउस से सेवा भी देखी जाती है। यदि आप सेवा भाव अपना रखेंगे तो आपका वो जो 6 हाउस है वो जनरेट सेवा की तरफ ही रहेगा। तो आपकी अपने आप ही वो चीज़ें बैलेंस होती रहेंगी। अब सेवा किसकी करनी है, सेवा कैसे करें, ये मैं अभी आपको उपायों में बताऊंगी। आप सुनते रहिए मेरी वीडियो उसके लिए। तो 6 हाउस में तो मंगल हमको अच्छे और बुरे परिणाम देता है। यहाँ पे सेवा का भाव बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग सेना में, पुलिस में जा सकते हैं, बहुत अच्छा ये कर सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा इनको फल देता है। 8th हाउस में मंगल है, तो 8th हाउस में मंगल एक्सीडेंटल घटनाएं बहुत ज़्यादा करवा देता है, क्योंकि ये मृत्यु तुल्य कष्ट का भी भाव है। और यहाँ पे बैठने से पारिवारिक समस्याएं भी ज़्यादा आती हैं, यानी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि यहाँ से ससुराल पक्ष देखा जाता है। तो ससुराल से ऐसे लोगों के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। उसके लिए इन्हें मंगल का उपाय ज़रूर करना चाहिए। और एक्सीडेंट्स की घटनाएं, दुर्घटनाएं इनके साथ कुछ ना कुछ या आग के हाथ से ये सब भी होते रहते हैं। अब चलते हैं 12th हाउस पे। 12th हाउस तो आपके एक्सपेंडिचर्स का, कोर्ट कचहरी का भी भाव है। तो ध्यान रखिए कि कोई भी अपने हाथ में ऐसा काम मत लीजिए या लड़ाइयों को लड़ाई को ज़्यादा आगे मत बढ़ाइए। कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप फंस सकते हैं। 6 हाउस वाले भी फंस सकते हैं, क्योंकि 6 हाउस से 7 दृष्टि मंगल की आपके 12th हाउस पे ही जाती है। तो 6 हाउस में अगर आपका मंगल है तो उन लोगों को भी कभी भी लड़ाई को बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो आपका चाहे गलती हो या ना हो, आप फंस सकते हैं। तो चाहे वापस आ जाए जल्दी, आप अंदर ना जाएं, लेकिन कचहरी तक तो चले ही जाएंगे, ये मंगल ले ही जाएगा। तो इसलिए सावधानी में ही आपका भला है, सावधानी बरतिए। तो आज हमने जाना कि किस तरीके से हम मंगल को जान सकते हैं कि ये हमारे लिए कारक है, मारक है, अच्छे फल देगा, बुरे फल देगा, ये हमें पता चल भी गया अगर। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक उद्देश्य है आज का, वो तो यही है कि रेमेडीज़ मैं आपको बताऊं। और रेमेडीज़ वो भी ऐसी जो आप खुद बैठे कर सकते हो, बल्कि आपको खुद ही करनी है। तो आज नंबर 1 पे तो मैं जो रेमेडी लेकर आई हूँ वो तो सभी को पता है कि जहाँ मंगल देव है, मंगल ग्रह है, तो वहाँ तो हनुमान जी से ही संबंध है। तो सबसे पहले तो हमें नंबर 1 पे हनुमान जी की ही शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी, आप मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने जाइए मंदिर में, और चमेली के तेल, जो कि उन्हें बहुत पसंद है, चमेली के तेल का दिया जलाइए और साथ में उन्हें सिंदूर भी लगाइए। जेंट्स के लिए तो ख़ास तौर से बोला जाता है कि आप सिंदूर चढ़ाइए, सिंदूर लगाइए, अच्छे से अपने हाथों से लगा पाएँ तो वो भी बहुत अच्छी बात है। चोला चढ़ाइए हनुमान जी को। तो ये सारी चीज़ें आपको हनुमान जी का आप करते हैं। सुंदरकांड का पाठ आप साल में एक बार अपने घर में रखवा सकते हैं, या फिर आप खुद भी उसको कर सकते हैं। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ तो होता ही है। तो मंगलवार के लिए तो, हनुमान जी की पूजा के लिए तो इतना अगर आपने कर लिया तो यही बहुत अच्छी बात है। साथ में जो उनकी प्रिय वस्तु है वो है गुड़ और चना। गुड़ और चना हनुमान जी को चढ़ाइए मंगलवार के दिन, देखिए कितने प्रसन्न होते हैं। बंदरों को चना खिलाने से भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। जहाँ कहीं आपको बंदर मिले तो उनको चना जरूर खिलाइए, मंगल आपका बहुत बैलेंस होएगा। अब साथ में दूसरे नंबर पे हमें किन की पूजा करनी चाहिए, वो तो हमारे महादेव ही हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी ग्रह आप पकड़ लीजिए, अगर आप महादेव की पूजा कर रहे हैं तो सारे ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए तो रुद्राभिषेक को कहा गया है कि रुद्राभिषेक कराइए और सारे ग्रह बैलेंस होते हैं। परंतु ऐसा नहीं कि आपने एक बार करा दिया साल में तो हमेशा के लिए हो गया। हर चीज़ को चार्ज करना पड़ता है। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल कभी ना कभी तो डिस्चार्ज होता ही है। वैसे ही कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर हम 1 साल पूजा कर लें तो क्या हम जीवन भर ठीक रहेंगे? नहीं। पूजा पाठ अगर आप कर छोड़ देंगे ना करके, कोई भी चीज़ है, आप जिम जाते हैं, जिम करना छोड़ दीजिए, फिर देखिए क्या आपकी बॉडी वैसी रहेगी? आप कुछ भी ना करें उसके बाद? नहीं। आपको हर चीज़ परमानेंट करनी पड़ती है जब तक आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छा होता रहे। तो भोलेनाथ को क्या अर्पित करें कि मंगल देव खुश हो जाए? तो उसके लिए गन्ने का रस
अर्पित कीजिए, मंगल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, उससे मंगल ग्रह को शांति मिलती है। दूसरा, क्योंकि मीठा होता है ना, और दूसरा आप अगर आसानी से गन्ने का रस अवेलेबल नहीं है तो आप तांबे के लोटे में जल डालकर उसमें गुड़ की डली डालिए और वो पूरा घुलने तक, जब वो पूरा घुल जाए तब उसको अर्पित कीजिए। देखिए चमत्कार पे। और ये मंगल के मंगल करना है, आपको रोज़ नहीं करना। मैंने पहले भी बताया कि हर ग्रह के अलग वस्तुएं हैं, रोज़ कभी भी शिवलिंग पर सब कुछ मत चढ़ाइए। मैंने देखती हूँ ज़्यादातर कि हर कोई जाता है मंदिर में और वो सब चीज़ें, चाहे वो काली उड़द की दाल हो, चने हो, हर मतलब रोज़ वो सब चीज़ें चढ़ा देता है। मे भी कोई कहीं ना कहीं से वो भी सुनते होंगे, बट मैं आपको क्लियर बताऊं, क्योंकि हर दिन एक ग्रह को समर्पित है, तो अगर आप उसके हिसाब से चढ़ाएंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। क्योंकि वहाँ आप काट कर रहे हैं ग्रहों की, जब आप सारी चीज़ें अर्पित कर रहे हैं, वो सिर्फ रुद्राभिषेक के दौरान चढ़ाया जाता है। ये प्रक्रिया तब होती है, तब हम सारे ग्रहों को शांत करने के लिए या मजबूत करने के लिए पूजा करते हैं। परंतु डेली में आप शिवलिंग पर वही अर्पित कीजिए जिस दिन का जो दिन है। जैसे मंगल का दिन है तो आप गुड़ का शीरा चढ़ाइए, या फिर आप गुड़ रख के आ जाइए और जल चढ़ाइए केवल। भगवान भोलेनाथ को तो जल ही सबसे प्रिय है, वो तो चाहते हैं सिर्फ जल चढ़ाएं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, गौमुखी आपने सुना होगा ना, जब रुद्राभिषेक करते हैं तो गौमुखी क्यों यूज़ की जाती है? वो इसलिए कि धार ना रुके। शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित करें बिना रुके करें। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कभी शिवलिंग पे थोड़ा सा किया, फिर नंदी भगवान पे कर दिया, फिर गणेश जी होते हैं उन पे कर दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए। आप अगर पहले शिवलिंग पे जब आप जल अर्पित करें तो वहाँ शिवलिंग पे पूरा जल वही अर्पित कीजिए और कहीं और उसको मत करिए, क्योंकि वो धार कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो आपका जितना लोटे में जल है तो आप वो पूरी शिवलिंग पे अर्पित करिए। अब इसके साथ हम आते हैं, शिव पूजा पाठ हमने कर लिए, इसके साथ देखिए हर ग्रह का एक मंत्र होता है। मंत्र क्या होगा? मंत्र मंगल का ओम अंगारकाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से मंगल ग्रह मजबूत होता है। हम मंत्र के अलावा और क्या कर सकते हैं उसके लिए भी मैं आगे बताऊंगी। अब आज हम रेमेडीज़ के तौर पर हम यही बताना चाह रहे हैं कि आखिर ये तो सारी पूजा पाठ से रिलेटेड मैंने रेमेडीज़ बताई हैं, इसके अतिरिक्त तो और क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखिए, मंगल का संबंध जो होता है वो रक्त से होता है, तो रक्त का दान करके आप मंगल को अच्छा कर सकते हैं। यदि आपका मंगल बहुत ज़्यादा ख़राब है, डिस्टर्ब है, तो आप रक्त दान कीजिए। रक्त दान करने से दो फायदे होंगे। एक तो आपका रक्त प्यूरिफाई होगा, दूसरा किसी की आप मदद करेंगे जिसको खून की आवश्यकता होगी, उसको खून भी मिलेगा। और वृश्चिक राशि वालों को तो डेफिनेटली खून का रक्तदान करना चाहिए, चाहे साल में एक बार ही क्यों ना करें। इससे उनका मंगल बहुत अच्छे फल उन्हें देने लगेगा। आप खुद ही देखेंगे कि कितना अच्छे आपको उसके फल मिल रहे हैं। अब हमको दान क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको दान के बारे में बता दूं कि दान करने से पहले हमेशा अपनी कुंडली जरूर दिखवाएं, या दान कभी योग कारक ग्रह का नहीं किया जाता कि मंगल आपके लिए बहुत अच्छा है और आप ये अस्त है और आप उसका दान कर रहे हैं, तो जो चीज़ आपके पास है ही नहीं या वो ख़राब है आपके लिए, मतलब अच्छी है सॉरी, तो वो आप कैसे दूसरे को दे सकते हैं? वो वहाँ पे गड़बड़ असर करेगा। इसलिए दान हमेशा सोच समझ के ही ग्रह का करना चाहिए। बाकी वैसे आप कोई भी किसी भी तरीके से बिना नाम लिए दान कीजिए, वो एक अलग बात होती है। दान में हम मंगल का क्या क्या कर सकते हैं? लाल रंग की जितनी वस्तुएं वो दान की जा सकती हैं, काली मसूर की दाल दान की जा सकती है, तांबे के बर्तन दान कर सकते हैं आप, या फिर आप गुड़ और चने का भी दान कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों को ही दान करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आप तांबे का लोटा लेकर मंदिर में भी रख सकते हैं, जिससे सब लोग उस पर जब जल चढ़ाएंगे तो वो भी आपको ही कहीं ना कहीं लगेगा उसका इफ़ेक्ट, अच्छा उसका फल आपको मिलेगा। तो आप तांबे का लोटा एक मंदिर में भी रख सकते हैं और साथ ही तांबे के बर्तन का दान भी कर सकते हैं। तो मंगल के लिए यही दान बताए जाते हैं, इनको आप मंगलवार को दान कराए जाते हैं इसके। तो दान हमेशा पूछ कर ही कीजिएगा। तो दान के अलावा आप और क्या कर सकते हैं? प्रकृति की सेवा कीजिए। देखिए जो मेष राशि के होते हैं और वृश्चिक राशि के होते हैं, इनको गुस्सा शांत अगर करना है, क्योंकि गुस्सा तो देखिए आकारक है, वो आएगा ही आएगा, उसको आप ऐसे नहीं रोक सकते। रोकने का तरीका यह है कि एनर्जी, क्योंकि इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। मंगल है तो एक एनर्जी वाला ग्रह है, तो एनर्जी होने की वजह से इनको एनर्जी कहाँ डाइवर्ट करनी चाहिए?
या तो ये फिजिकल लेबर करें, जिम जाएं, योगा करें, या फिर ये प्रकृति में समय बिताएं, खुद पौधे लगाएं। पौधे लगाएंगे तो उससे एनर्जी तो लगेगी ना, तो वहाँ इनकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी, तो गुस्सा अपने आप ही कुदरती कम हो जाएगा। और प्रकृति के साथ समय बिताएंगे तो अपने आप ही आपको देखेंगे कि आपका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा है, या आप समझ रहे हैं कि हाँ मुझे कहाँ गुस्सा करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो मूंगा धारण किया जाता है रत्न के तौर पर। अगर आपका मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है, अस्त है, तो मूंगा धारण कराया जाता है। और रुद्राक्ष धारण करना हो तो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। एक बहुत ही अच्छा उपाय है जो आप सब कर सकते हैं और करना भी चाहिए, जो शायद पहले या आज भी कई लोग करते होंगे। धरती पर बैठकर आप भोजन ग्रहण करें, इससे आपका मंगल बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। खास तौर से जो अष्टम भाव में अगर मंगल आ रहा है तो ऐसे लोगों को तो रसोई घर में बैठकर भोजन करना चाहिए, उससे उनका मंगल बहुत बैलेंस होने लगेगा और ससुराल से भी संबंध इनके अच्छे होने लग जाएंगे। तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि इन लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है मंगल की वजह से, तो यही छोटे छोटे से उपाय अगर आप करें तो बहुत अच्छे फल आपको मंगल देव के मिलने लग जाएंगे। तो आज मैंने इतने सारे आपको उपाय बताए हैं, आशा करती हूँ कि आपको ये उपाय पसंद आए हों। तो और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि लाइव पर भी आना शुरू करूँ, जहाँ पर मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूँ, आपकी कुंडली भी देख सकूँ। एक एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट मैं सबका देना शुरू करूँगी, तो धीरे धीरे वो भी शुरू करूँगी। इसी के साथ नमस्कार।